किसी का नहीं छूटना चाहिए, एकदम अजबर होना चाहिए। सैयद सुलेमान नदवी ने, सैयद सुलेमान नदवी ने ये बात कही है कि उर्दू का आगाज़ कहाँ हुआ है? सिंध में हुआ है। अच्छा ये बताइए, हिंदुस्तानी लसानियात ये किताब किसकी है? हिंदुस्तानी लसानियात ये किताब किसकी है? ये सब मैं पढ़ा दिया हूँ आप लोगों को, कमेंट कीजिए। अब आवाज़ आप लोग ज़्यादा जाएगी। थोड़ा कम कर ले इसको। हाँ, मुजुद्दीन कादरी, तो सब लोग कमेंट कीजिए, एक दूसरे को देख कर ही सही, लेकिन ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि आपको याद हो जाए। अच्छा, नवाहे दिल्ली के बारे में ये बात किसने कही है कि नवाहे दिल्ली ही उर्दू का असल मंबा और सरचश्मा है? यानी दिल्ली और उसके इर्द गिर्द का जो इलाका है, उर्दू के लिए वो मंबा और सरचश्मा। मंबा कहते हैं मीम नून बा और आइन। मंबा जाने किसको कहते हैं? वह जगह जहाँ से चश्मा फूटता हो, पानी उबलता हो। जैसे आप घूमने जाते हो कहीं कहीं पहाड़ में, तो देखते हो वहाँ से पानी उबलता है और मीठा पानी होता है, पीने के लायक होता है, वो लोग पीते भी हैं। मेरे ख्याल से शायद मैंने भी कभी चेक किया था जब मैं नेपाल गया था। तो उसको कहते हैं मंबा, चश्मा फूटना। तो उर्दू के ताल्लुक से ये बात किसने कही थी कि नवाहे दिल्ली, ये बात मसूद हुसैन खान ने कही थी। चलिए ये बात बताइए हमको आप लोग, मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू ये किताब किसकी है? मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू बहुत उम्दा किताब है और बहुत अच्छी किताब है। इसको हम आपको दिखाएंगे भी, मौका मिलेगा तो उससे भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे कुछ दिन। जब इससे ये इनके उस्ताद हैं, जो किताब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मिर्ज़ा खलील अहमद बेग, उनके उस्ताद हैं मसूद हुसैन खान। चलिए ये पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, ये सब पढ़ा चुका हूँ। नवाहे दिल्ली कितनी बोलियाँ हैं ये बताया हूँ मैं आपको, 3 है, 4 है, 5 है, क्या है, कितनी है बताइए? नवाहे दिल्ली की कितनी बोलियाँ हैं ये बताइए आप लोगों को। नवाहे दिल्ली की बोलियाँ कितनी हैं? वर्कशॉप यार 1 फरवरी तो मेरा प्रोग्राम है खुद, फिर एक दूसरे प्रोग्राम के लिए आ गए हैं। रजिस्टर एक्टिविटी सेंटर रजिस्टर नाम देखते हैं। समझ गया? खड़ी बोली और हरियाणवी बाकी उसके पास किए हैं। अच्छा जवाब दिया रेशमा ने, बाकी उसके पास किए हैं, उसको हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, जिसको जानना है वो जाने। चलिए, तो यार ये क्या आता रहता है। ये मैंने बता दिया आप लोगों को। इस तरह आप लोग आज ये पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। यहाँ से बाकी है कि उर्दू के दक्कन में पैदा होने का जो नज़रिया है ये किसका है? चलिए पहले आप लोग कमेंट कीजिए। मेवाती, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा। पहले आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग जाने मेरा तरीका कार्य यही है पढ़ाने का। दुनिया अपने हिसाब से पढ़ाती है, मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ, ठीक है? दुनिया अपने हिसाब से पढ़ाती है, मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ। पहले आप लोग ये बताइए, फिर हम आपके साथ पढ़ेंगे। अब जबकि साइंसी एक मरतबा 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले चेक हो रहा था कि साइंसी उस्ताद का सही कौन होता है, तो मुझे थोड़ी बहुत खुशी हुई। उसमें ये लिखा हुआ था एक लफ्ज़ जो मुझे याद नहीं आ रहा है, उसकी जो इस्तिलाह थी, वो जो बीच में बच्चों से बात करता हो और बच्चे भी पढ़ते हो साथ में। मैं चल भाई मैं तो सही हूँ फिर तो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही बोलता हूँ, जो मेरे सामने होते हैं वो नहीं बोलते हैं, बल्कि मैं खुद उनसे ज़बरदस्ती पढ़वाता भी हूँ। तो अब ये देखिए, उर्दू के दक्कन में पैदा होने का नज़रिया करें। फ़तेह दिल्ली, ये याद रखना है, कभी कभी एनटीए तारीख भी पूछता है कि दिल्ली जो फतह हुई है वो कब है, फ़तेह दिल्ली की तारीख क्या है। तो इस चूँकि इसे ये अपनी तारीख की चीज़ है ना, तारीख का भूलना समझिए अपने आप को भूल जाना है। एक मतलब कमेंट कीजिए आप लोग। 1193, 1193 के बाद पूरे 100 साल बाद अलाउद्दीन खिलजी यानी 1316 ईस्वी और उसकी फ़ौजों के साथ उर्दू दक्कन पहुंचती है। यानी अलाउद्दीन खिलजी
का दक्कन में उरूद किस सन में होता है? चलिए ये बताइए। 1316 में। कब होता है? 1316 में। देखिए ना यहाँ, अलाउद्दीन खिलजी दक्कन में 1316 में पहुँचता है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के बादशाह सल्तनत जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद था। यानी अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज खिलजी का आपसी रिश्ता क्या था? जैसे मेरा आपसी रिश्ता क्या है, मैं क्या कहता हूँ, पढ़ाता हूँ तो ठीक है, मैं उस्ताद तो खुद के लिए मैं मतलब मुनासिब समझता ही नहीं हूँ कि आप मुझे उस्ताद बोलो। मैं कहता हूँ या तो हमको अपने क्लास साथी बोलो या दोस्त बोलो। तो पहले ही दिन से, जिस दिन मैं 2-3 साल पहले शुरू किया था, तो उस्ताद। लेकिन थोड़ा मैं गाइड इसलिए करता हूँ कि पढ़ाने के टाइम में गैर मुनासिब बात मैं नहीं करने देता हूँ। उसके बाद जितना मजाक करो, जिस फील्ड का मजाक करो सब चलेगा, लेकिन पढ़ाने के टाइम में नहीं। तो हमारा भी रिश्ता क्या है? पढ़ने पढ़ाने वाला रिश्ता है। ठीक है, भतीजा। तो ये भी याद रखना है। ठीक है। वह एक निहायत जेरिक चालाक, जेरिक पढ़ लीजिए, ये असल में वो जे से होना चाहिए। सर ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना? क्योंकि ठीक है, हाँ हो रही है। ये जे से होना चाहिए, ये वाला जे से। ये जो है ना, ये जो जे होता है ना, ये से जेरिक मतलब चालाक, होशियार। और जरी सिपा सालार था। उससे जेरी दो आबे यानी आब इलाहाबाद के आसपास के इलाके की हुकूमत सौंपी गई थी। उसकी दिलेरी बहादुरी, हौसला मंदी और इंतजामी सलाहियतों से बादशाह बहुत खुश था। ये तारीखी चीज़ें थोड़ा पढ़ लेते, इसको छोड़ के जाना मुनासिब नहीं है। लेकिन उसने बादशाह से इजाज़त तलब किए बगैर महज 4000 सवारों पर मुश्तमिल फ़ौज के साथ 1294 में दूर दराज दक्कन का रुख किया। अब एक सवाल यहाँ बन सकता है कि सबसे पहले दक्कन का रुख किस बादशाह ने किया? चलिए बताइए, देखते हैं कितना दिमाग हाजिर है। सबसे पहले दक्कन की जानिब किस बादशाह ने रुख किया? ऊपर अभी आया है, खिलजी ने। किसने किया? खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखिएगा। कब? 1294 में। और वहां पहुंचकर देवगिरी पर जो यादो सल्तनत का पाया तख्ता हमला कर दिया। ठीक है। या दो राजा उसके लिए बिल्कुल तैयार न थे। यादो राजा, जो यादो सल्तनत का, यादो असल में या नहीं हो, यादो है, जो यादो सल्तनत का पाया तख्ता। देखिए यहाँ, और यहाँ भी देखिए, यादो राजा उसके लिए बिल्कुल तैयार न थे। चुनांच उसे शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। बिल आखिर राजा ने अलाउद्दीन खिलजी से सुलह कर ली। अलाउद्दीन फतेह बाब दक्कन से वापस लौट आया और जलालुद्दीन खिलजी के कत्ल 1294 के बाद दिल्ली के तख्त पर बैठा। ठीक है। यानी जलालुद्दीन जो खिलजी, जो इसका चचा था, उसका जब कत्ल हो गया तो अलाउद्दीन दिल्ली पर जाकर बैठा 1294 में। कर अलाउद्दीन खिलजी के बादशाह बनने के बाद उसके फौजी सिपा सलार मलिक काफूर, मुल्क काफूर मत पढ़िए, मलिक काफूर ने उसी तरह के कई और कामयाब हमले दक्कन पर किए और न सिर्फ देवगिरी को फतह किया बल्कि वारंगल और दक्कन के दूसरे इलाकों को भी फतह करके वहां अपना तसल्लुत कायम कर लिया। 1320 में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक मुतवफ़ा, इस मतलब किसी ने पूछा था कि सर मीम्स का मतलब लगाता है मुतवफ़ा, और जब वाव रहता है तो वलादत। मुतवफ़ा 1324, मुतवफ़ा मतलब वफ़ात का दिन। 1324 ईस्वी दिल्ली के तख्त पर बैठा। कौन? सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। उसकी फौजों में जो मोहम्मद जूना अलग खान, मोहम्मद जूना का नाम क्या था? अलग खान की सरकर्दगी में दक्कन पर पै दर पै हमले किए। यानी दक्कन में जो उर्दू का आगाज़ हुआ उसके पीछे जो असबाब नतायज हैं, पढ़ लीजिए। अभी कुछ सवाल तो यहाँ से बनते ही बनते हैं, एक आध पूरे 100 सवाल में, जो थोड़ा मुश्किल होते हैं। लेकिन मैं वो आपको बता दूं कि अगर कभी आपको मकाला पेश करना हो, कुछ बताना हो, तो आपको याद रहेगा ना कि हाँ हमने इस किताब में थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो वहाँ से कुछ चीज़ें आप ले सकते हैं, इसको दोहरा सकते हैं।
इसीलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। और 3 साल के अरसे में पूरा दक्कन फतह कर लिया। अच्छा ये बताइए, अब बताइए कि पूरा दक्कन किसने फतह कर लिया? पढ़ाया था ना अभी, बताइए। सुल्तान गियासुद्दीन। सुल्तान, इससे पहले सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर हमला किया था, उसके बाद सुल्तान गियासुद्दीन ने 3 साल में पूरा दक्कन फतह कर लिया। ठीक है, आ जाइए आगे। यही मोहम्मद जूना जो गियासुद्दीन तुगलक का बेटा था, जूना कौन था? गियासुद्दीन तुगलक का बेटा था। जब सुल्तान मोहम्मद तुगलक के नाम से बादशाह बना 1324 ईस्वी, तो उसने बाद सियासी मसलहतों की बिना पर 1327 में अपना पाया तख्त दिल्ली से दौलताबाद मुंतकिल कर लिया। ये सवाल आया हुआ किसी न किसी पेपर में कि दिल्ली से दौलताबाद पाया तख्त कब मुंतकिल हुआ और किसने किया? बताइए तो ज़रा सा। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने 1327 में, 16 कहाँ पढ़ रही हैं आप, 1327 में देखिए यहाँ, उसने बाद सियासी मसलहतों की बिना पर 1327 में अपना पाया तख्त दिल्ली से कहाँ कर लिया? दौलताबाद। अब यहाँ से एक तारीख निकलेगी कि जो फिर से नई हुकूमत कायम हुई थी दक्कन में, वो कब हुई थी। ठीक है, बादशाह के हुक्म से कुछ अरसे के बाद जब दारुसल्तनत आबाद दौलताबाद से फिर दिल्ली मुंतकिल हुआ, तो बहुत से ख़ानदान ने दक्कन से वापस जाना पसंद न किया, वापस गए ही नहीं और वहीं के हो गए, हो रहे या हो गए। ठीक है, जो ज़ुबान अहले दिल्ली अपने साथ दक्कन लेकर आए थे और वह अपने नापुख्ता थी, वह अभी नापुख्ता थी। ज़ुबान एक दो दिन की चीज़ तो है नहीं। जब मैं अरबी ज़ुबान पढ़ता था, जिस ज़माने में मैं अरबी ज़ुबान पढ़ रहा था, अपने क्लास साथियों में तो सबसे अच्छा था, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मेरे जो क्लास साथी पूरा हिंदुस्तान में पूरा बहुत जगह घूमे हुए हैं, तो जिस ज़माने में जहाँ भी थे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, बहुत अच्छा था उनसे, बल्कि उनने सबको पढ़ाया अकेले अकेले करके। तो जब भी मिलता था मुझे, भैया तो हमारे उस्ताद रहे, मजाक में ही कहते हैं, लेकिन उन सबको मैंने पढ़ाया है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, तो जब मैंने उस टाइम मुझे खूब मोटिवेशन था कि मैं अरबी का ये बन जाऊँगा, वो बन जाऊँगा, तो मैंने पूछा अपने जो मेरे जिम्मेदार थे, तो उन्होंने कहा कि ये पढ़ाई जो ख़त्म हो जा रही है ना, इसके बाद 20 साल लगातार पढ़ोगे ना, थोड़ी बहुत अरबी आएगी। मतलब अभी मैं 10 साल का कोर्स कर रहा हूँ मिसाल के तौर पर, उसके बाद पढ़ने के बाद कह रहे हैं कि ये कुंजी है, एक चाबी है जो आपको दे दिया गया है, इसके बाद आपको खोलना है दरवाजे को। असल वहाँ से ज़िंदगी शुरू हो रही है। तो जो ज़ुबान है, हम सोचेंगे कि बस 3 महीना 6 महीना 5 महीना पढ़ ले तो हमें आ जाएगी, नहीं। ज़ुबान पर वाकई अगर कुदरत चाहिए और दस्तरस चाहिए, तो उस पर अपना वक्त लगाना होगा और अपनी तवज्जो मसरूफ़ करनी होगी और मुसलसल, तब जाके कोई हम में से बड़ा प्रोफेसर पैदा होगा और बड़ी शख्सियत बनेगी। फिर उसकी किताबें निकलेंगी और उसके फरमाए हुए अल्फाज और उसके जो तरीक़ेकार होंगे लोग अपनाएंगे। तो क्या कर रहे हैं, जो लोग दिल्ली से आए थे दक्कन, तो फिर जब हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ कि अब दिल्ली चलिए, तो जो लोग दिल्ली से ज़ुबान लेकर आए थे, अभी वो ज़ुबान नापुख्ता थी, इतनी जल्दी तो मजबूत हो नहीं जाएगी। वो अपनी नशो नुमा की इब्तदाई मराहिल से गुजर रही थी। 1347 ईस्वी में जब दक्कन की खुद मुख्तार बहमनी सल्तनत का गुलबर्गा में क़याम अमल में आया। अब ये याद रख लीजिए, आपको बहुत बहुत अहम है कि दक्कन में सबसे पहला खुद मुख्तार सल्तनत कब कायम हुआ? बताइए। 1347, याद रख लीजिएगा। जब दक्कन की खुद मुख्तार बहमनी सल्तनत का गुलबर्गा में क़याम अमल आया, तो उर्दू की क़द्र मंजिलत में भी इजाफ़ा हुआ। ये आपको याद रखना ज़रूरी है, ये तारीख़। लेकिन असल कदरदानी उस दिक्कत नसीब हुई, उस वक्त नसीब हुई, दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइपिंग में लग रहा है कि पीछे हो गया है, उस वक्त नसीब हुई जब बहमनी सल्तनत 1347 था 1527 टूट कर 5 हिस्सों में तकसीम हो गई।
यानी 1347 से लेकर 1527 तक ये सल्तनत कितने हिस्सों में टूटकर मुनक़सिम हो गई? 5। ये सवाल बिल्कुल यही पैराग्राफ आया हुआ है, 5 हिस्सों में मुनक़सिम हो गई। ये आपको याद रखना है, ये सब चीज़ तारीख की है। इनमें से बीजापुर के आदिल शाही सल्तनत 1490 था 1686, ये याद रख लीजिएगा। आदिल शाही सल्तनत की तारीख क्या है? 1490 था 1686। और गोलकंडे की कुतुब शाही सल्तनत 1512 था 1687। एक तारीख है, अगर आप इसको रखोगे, अगर किताब से हवाला देंगे, आगे पीछे भी तारीख है इसके, और भी तारीख है, लेकिन अभी जो है उसको आप एक दिमाग में रखिए। 1512 था 1687 के फरमारवा उर्दू के ख़ास तौर पर कदरदां बने और उसके शेर व अदब की सरपरस्ती में कोई कसर बाकी न छोड़ी। दरबार से सूफिया किराम और बुजुर्गान दीन ने भी उसकी सरपरस्ती की और उसे मज़हब की तबलीग व इशाअत का ज़रिया बनाया। अब एक सवाल आ जाएगा कि दक्कन में लोगों ने उर्दू की जो उर्दू के फ़रोग में और उर्दू की इशाअत में किस चीज़ को आगे रखा, किस चीज़ को ज़रिया बनाया, यानी उर्दू ज़ुबान के फ़रोग में दक्कन के सूफिया ने किस चीज़ का वसीला इख्तियार किया? तो कह रहे मज़हब की तबलीग। इधर मैं आपको बताया था अरबी ज़ुबान के बारे में, अरबी ज़ुबान सबसे ज़्यादा क्यों बोली जाती है या उसके जानने वाले सबसे ज़्यादा क्यों हैं? याद है आप लोगों को? क्यों? इसलिए कि इस ज़ुबान के जो जानने वाले हैं उनका मसला ये है कि ये ज़ुबान की जो किताबें हैं या इस ज़ुबान के जो मानने वाले, ज़ुबान के बल्कि इसके जो मानने वाले हैं, उनकी मजहबी किताब इसी ज़ुबान में है। और मज़हब की किताबों का पढ़ना उस मज़हब के इंसान के लिए ज़रूरी होता है, आपको सबको मालूम है। जो जिस मज़हब से हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने मज़ाहिब के कुछ इस्तिलाहात हैं, कुछ गाइड है, कुछ रूल रेगुलेशन है, उसका जानना ज़रूरी है, जानना चाहिए। वहाँ से गाइड मिलता है ना कि हमें कैसे जीना है, हमारे मज़हब में हमको क्या सिखाता है। हम खुला साड़ तो है नहीं, हमारा शुमार इंसानों में होता है ना, अशरफुल मखलूक़ात में। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है। तो बुजुर्गान दीन ने क्या कहा, क्या किया? उन्होंने मज़हब व तबलीग का ज़रिया बनाया कि चलो अब दीन की तबलीग उर्दू ज़ुबान में होगी। चलिए अब देखिए यहाँ से कह रहे हैं दक्कन में उर्दू की इब्तिदा और इर्तिक़ा से मुतालिक बाज़ मुहक्किकीन ने नहायत गलत और बेबुनियाद नज़रियात पेश किए हैं। अलग अलग अपने अपने नज़रियात हैं, ठीक है। जिस तरह सैयद सुलेमान नदवी मुतवफ़ा 1953 उर्दू की जाए पैदाइश सिंध करार देते हैं, क्योंकि मुसलमानों की आमद या मुसलमान सबसे पहले सिंध में दाखिल हुए थे। इस तरह बाज़ अहले इल्म ने यह ख्याल जाहिर किया कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई क्योंकि मुसलमान अव्वलन इलाक़े सिंध के अलावा सवाहिल मालाबार कारोमंडल पर भी नमूदार हुए, ठीक है। चूँकि अरबों का मकसद सैर व तफरीह नहीं बल्कि तिजारत को फ़रोग देना था। अच्छा, मालाबार बताइए ये किस इलाके में वाक़ है? बताइए तो देखते हैं जी के क्या हाल है, कमेंट कीजिए। केरला गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये मालाबार केरला में है। अच्छा, हिंदुस्तान का सबसे पढ़ा लिखा इलाका कौन सा है? बताइए। केरल का मामला ऐसा है ना कि वहाँ का घर में से 5 आदमी है तो 4 आदमी बाहर मुल्क में रहते हैं, बाहर मुल्क में रहते हैं वहाँ से। केरल का मामला ऐसा है, साहिल समुंदर है और हर मज़हब की तबलीग वहाँ होती है और हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहें वहाँ मौजूद हैं। क्यों? इसलिए कि वो साहिल समंदर है
वहाँ लोग आते रहते हैं, हर तरह के लोग हैं, पहले से आते रहते हैं। वो पुरानी तारीख है हिंदुस्तान की। जिस तरह आप कहते हैं कि बनारस पुरानी तारीख है, इस तरह केरल भी पुरानी तारीख में है। चलिए आ जाइए। चूँकि अरबों का मकसद सैर व तफरी नहीं बल्कि तिजारत को फ़रोग देना था, और अरबी तारीख जब पढ़ेंगे हिंदुस्तान में तो उसमें ज़्यादा जानकारी मिलेगी आपको। और बाद में इशाआते दी भी उनका मकसद बन गया, इसलिए वह इन सवाहिल से होकर अंदर खुश्की की जानिब बढ़ते चले गए। इन अरबों और मकामी बाशिंदों के दरमियान मेल जोल और समाजी रवाबित भी बढ़ते गए। लिहाजा बाज़ अहले ईमान का ख्याल है, बाज़ अहले इल्म का ख्याल है कि इसी मेल मिलाप और समाजी इख्तलात की वजह से एक नई ज़ुबान मारज़ वजूद में आई, जो उर्दू कहलाई या मौजूदा उर्दू की कदीम शक्ल है। नसीरुद्दीन हाशमी मुतवफ़ा 1964, जिन्होंने दक्कन में उर्दू तसनीफ़ की, कब तसनीफ़ की ये लिख लेना है आपको, 1923 में दक्कन में उर्दू की इब्तिदा के बारे में लिखते। अब चलिए, इसको बताने से हम चाहते थे आपको सीधे सीधे बता सकते थे, यहाँ से पेस्ट करते आपको दे देते, आप एकदम खुश, हम भी खुश, ना टेंशन, ना पढ़ाना, ना कुछ। लेकिन ऐसा मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे साथ खुद बीमारी है। ऐसा मैं खुद नहीं कर पाऊँगा, मेरे साथ खुद बीमारी है। आप कहोगे कि नहीं नोट दे दीजिए बनाकर, नहीं हो पाएगा हमसे बाबू, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। पहले दिन बता दिया था क्लास लेने से पहले, ऐसा नहीं लगेगा हमको पैसा दे दिए हैं अब कि हमको नोट नहीं मिल रहा है। हम आपको किताब देंगे, हम आपको बताएंगे कि ये पढ़ना है, ये छोड़ना है, ठीक है। इसलिए उसको पढ़ा दिए, ताकि हम कुछ जानकारी हो जाए, जहन में किसी खाने महफूज रहे। अब चलिए, आप में से कोई एक आदमी यहाँ से पढ़िए, ये पैराग्राफ पढ़िए। कौन पढ़ेगा आप में से? पढ़िए, कोई भी पढ़िए, अच्छा मौका है। हाँ पढ़िए, शहनाज परवीन बोल रही, मैं पढ़ूँ, पढ़िए। ये अम्र पढ़िए। हम्म अ- अच्छा यहाँ देखिए, एक चीज़, दो लफ्ज़ मैं बताऊँगा। ये जो कोटेशन है ये नसीरुद्दीन हाशमी का है, ठीक है। इसमें एक लफ्ज़ तस्फिया, और यूनिवर्सिटी एक लड़की थी वहाँ असफिया, जो मेरे रूममेट थे उनकी दोस्त थी असफिया। तो तस्फिया, तस्फिया मतलब जानते हो क्या होता है? वाज़ेह और साफ, बिल्कुल जिसमें किसी किस्म की कोई गुंजलक न हो, पेचीदगी न हो। ये अम्र तकरीबन तस्फिया है। ये कहते हैं ना, ये अम्र बिल्कुल वाज़ेह है, इसी तरह तस्फिया है। एक बात, अगर ये सवाल आ जाए कि सबसे पहले तो ये आ जाएगा, अच्छा इसमें ऐसा कभी नहीं लग रहा कि सिर्फ एक तरफा बात हो रही है। तो अगर ये बात आ जाए कि ये बात किसने कही, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होने लगेगा, किसी दूसरे ने कही होगी, क्योंकि दो सिंध की बात हो रही है, एक सिंध की बात हो रही है, दूसरी दक्कन की बात हो रही है। तो ये आपको याद रखना है। ये बात किसने कही है? बोलिए, नसीरुद्दीन हाशमी ने। अब एक सवाल और बन सकता है कि किसने ये बात कही कि सिंध और दक्कन, यानी सिंध की भी इन्होंने तायीद की है, सिंध की भी दायित की है कि जिन असहाब का ये दावा है, जिन असहाब मतलब खुद को भी कह रहे हैं, यानी अपने को गायब कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं मेरा दावा है, कर जिन असहाब का ये दावा है कि उसकी इब्तदा यानी उर्दू की इब्तदा सिंध में और दक्कन से हुई, वो एक हद तक गलत नहीं हो सकता। क्या उम्दा तरीका है बोलने का, गलत नहीं है, बात दूसरी वजह, गलत नहीं हो सकता, एक हद तक हो भी सकता है। तो ये अपनी दलील पेश कर रहे हैं। चलिए पढ़िए यहाँ से, और पढ़िए। हम्म 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 अब यहाँ देखिए, एक चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, ये भी कौल नसीरुद्दीन हाशमी का है। ये आइजन जो है ना, ऊपर जो आपने किताब लिख दिया कभी भी एडिशन और दक्कन में उर्दू, तो अगर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, आइजन स्वाद फा मतलब वही किताब है, सफ़ा नंबर इतना है। आइजन ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, आइजन मतलब भी। चलिए पढ़िए थोड़ा और।
हम्म। 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 और पड़ोस की जदीद आरियाई जुबानों से। राह रस्म की वजह से मरहटी के दोष बदोश दकनी की नशोनुमा हुई। रुक जाइए। अगर कभी यही किताब से यही उठाकर आपको दे दे और पूछ ले कि एक तो ये मुसन्निफ़ कौन है, इबारत किसकी है, इसका मतलब क्या है, सबसे तो एक चीज़ आप याद रख लीजिए, दक्कन की इब्तिदा, ये किताब किसकी है, कमेंट कीजिए सब लोग। दक्कन की इब्तिदा, ये किताब आपके पास है, मतलब दे दिया हूँ, तो पहले आप याद कर लीजिए कि दक्कन की इब्तिदा आमना तहसीन नहीं, आमना तहसीन मानों में है। हमारे निस्वा हैं। ये आमना ये बड़ी मुहक्किका थी, आमिना खातून। इन्होंने अपनी राय पेश की, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए। उर्दू के आगाज़ के बारे में सुनीति कुमार चटर्जी का भी कॉल देखिए। हाफिज़ महमूद शिरानी, सैयद मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर, मसूद हुसैन ख़ान और दीगर आलिमों को तहकीकी नज़रियात को अपने तनकीद का निशाना बनाते हुए वह दक्कन की इब्तिदा में, अब यहाँ क्या वो छूट गया है, कहाँ गया, दक्कन, ये दक्कनी की इब्तिदा में, दक्कन की इब्तिदा में एक जगह ये इबारत दर्ज करती हैं। तो कोई और पढ़िए, अब्दुल रब पढ़िए। सादिया तैयार है इसके बाद। ये बात किसने कही है? आमना खातून ये बता रही है, तो आप बस पढ़ लेना है, तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, फिर से यहाँ से वही बात हो रही है। आपको क्या समझ में आया कि दक्कन के जो दक्कन में उर्दू का इब्तदा, उर्दू की इब्तदा के बारे में जो बात हो रही है, ये बात किसने पेश की थी? तायद करती हैं। तो आमिना खातून जो तायद करती है, क्या कहती हैं कि इधर उधर से कोई नहीं आया है, दक्कन के ही लोगों ने उर्दू का आगाज़ किया, उसको फ़रोग दिया। नसीरुद्दीन तो कहते हैं ना कि बाहर से लोग आए थे, कुछ लोग कहते हैं सिंध में बाहर से आए थे और दक्कन में बाहर से लोग आए थे, लेकिन आमिना खातून क्या कहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये पैराग्राफ में कुछ अहम चीज़ को पढ़िए। ये आमिना खातून ने मराठी ज़ुबान, ये पढ़िए। हम्म। रुक जाइए, ये सवाल आया हुआ है एक मरतबा। नक्को किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, याद आया? मराठी, इसको लिख लीजिएगा अपने कापी में। ये सवाल आया हुआ यूजीसी में, यहीं से आया था।
ठीक है। तो ये हम लोगों ने दक्कन में पढ़ा। अब एक और पढ़ेंगे उर्दू में ब्रज भाषा। चलिए सादिया पढ़िए यहाँ से। सादिया पढ़ सकती है ना? नहीं, सादिया पढ़ सकती हैं या मसरूफ़ हैं? जल्दी बताइए। चलिए आप ही पढ़िए। ओला श्री हम्म, 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 हम्म। बताइए कुछ इसके बारे में। हम्म, 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 हम्म। किताब किसकी है? किताब का नाम बताइए, बताइए। चार पांच सवाल इसमें हैं। हाँ, इस तरह आप लोगों को सलाहियत उजागर करनी है मुझे इस मरतबा। हम्म। यहाँ से बताइए। यहाँ से पांच सवाल बताइए सीधे सीधे मैं बताता हूँ। ठीक है। पांच सवाल आम से लेकर खास तक। दो मुश्किल बताइए, तीन आसान बताइए। पांच सवाल, दो पैराग्राफ आपने पढ़ा है यहाँ से। ठीक है। देखता हूँ। आप लोग सब लोग सुनिए, सबसे पूछूंगा। हम्म, 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 हम्म। बहुत अच्छा। समझ में आया सबको? अब इस तरह सबसे पूछवाऊंगा क्योंकि मुझे निखार पैदा करना है। निखार पैदा होना बहुत ज़रूरी है। जीआरएफ भी हो जा रहा है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, क्या कर लोगे जीआरएफ लेकर? 2 साल 3 साल पैसा मिलेगा, उसके बाद जब सलाहियत रहेगी तो लोग खुद ही बुलाएंगे, प्रोग्राम करेंगे, बुलाएंगे। हम चाह रहे का प्रोग्राम हो तो आप लोग हिस्सा लो। हिस्सा लेते नहीं हो। कोई एक आदमी तैयार हो जाओ, किसी एक का नाम लूंगा अभी मैं प्रोग्राम में इस मरतबा। अभी 1 तारीख प्रोग्राम होने वाला है इंशाल्लाह। समझ आया? तो ये अब हयात वाली बात हो गई। अब यहाँ देखिए, दो तीन किताबों का नाम दिया है यहाँ। ये सब लोग, चलिए बताइए बोलकर इसको। ये देखिए।
अब ये बताइए, गोरी जुबानों की कवायद, एक नई किताब सामने में आई, बताइए किताब किसकी है ना। अब मिसाल के तौर पर इस तरह का सवाल अगर बन जाए, अब पता तो हो नहीं हम लोगों को, फिर कैसे होगा। अबे यार, मोबाइल देखा नहीं। चलिए आगे पढ़िए, थोड़ा सा और पढ़िए, देखिए ये वो होता हमें। हाँ देखिए ना, यहाँ लिखा है ना, हाँ हाँ, बाहेवाला शौकत सब्जवारवी दास्तान जुबान उर्दू। इसको मतलब बताया था कि एक मुसन्निफ ने एक किताब का हवाला लिया किसी किताब से, ठीक है, लेकिन आप जब लिखेंगे तो जो लिया है उसका हवाला देंगे, आपने यहाँ से लिया, उन्होंने वहाँ से लिया है, तो इस तरह। ये पढ़िए एक पैराग्राफ और, देखते हैं इसको। रुक जाइए, हाँ यहाँ तक पढ़ लीजिए, एक पैराग्राफ है इसमें, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ डालिए बस अब। हम्म, पढ़ डालिए इसको। हम्म 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 खुद अच्छे सुनिए। हम्म अच्छा ये देखिए, मसलन सैयद शमसुल्लाह कादिर रिसाला ताज उर्दू। अब ताज उर्दू रिसाला किससे मंसूब है, कमेंट कीजिए एक बार जल्दी से आप लोग, कमेंट कीजिए एक मरतबा। सैयद शमसुल्लाह कादरी से, ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। मामू शिरानी वाला जानते हैं पंजाब में उर्दू। हम्म 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 हम्म। अच्छा रुक जाइए, मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये बात किसने कही है कि ब्रजभाषा और उर्दू माँ और बेटी तो नहीं, लेकिन बहनें ज़रूर हैं, बताइए। शौकत सब्जवार में देखिए ना, यहाँ यही सवाल बन जाता ना बना के। उर्दू में दस्तान ज़ुबान उर्दू में नहायत खुलकर कही है, खुलकर की है कि इन मुहक्किकीन ने ब्रज भाषा और उर्दू के तकाबली मुताले और लिसानी तजज़िये से ये बात पाए सबूत तक पहुँचा दी है कि इन दोनों ज़ुबानों में माँ बेटी का रिश्ता नहीं है, बल्कि बहनों का रिश्ता है। ये बात किसने कही है, शौकत सब्जवारवी ने। ये याद रखना है इस तरह का ख्वाल। चलिए जहाँ छोड़े वहाँ से पढ़िए। हम्म हम्म मकबूल। हम्म
हम्म। 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 रुक जाइए। इधर क्या होता है, कभी कभी कोई पूछ लेता है किसका ताल्लुक किससे है, खूब दिमाग में रखिएगा। ये अब्दुर्रहीम खाने खाना का ताल्लुक किसके दरबार से था, याद रखिएगा। और ये सवाल होता है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि याद नहीं होता है। अकबर के दरबार का था। चलिए, अकबर के बारे में कहा जाता है कि उसने भी ब्रजभाषी में दोहे लिखे हैं। शाहजहाँ ने 1647 में जब अपना पाया तख्त आगरे से मुंतकिल किया, तो ब्रज भाषा के असरात रफ्ता रफ्ता ज़ायल होने लगे। लेकिन औरंगज़ेब मुतवफ़ा 1707 के अहद में तोहफ़तुल हिंद, तोहफ़तुल हिंद, अब दुरा मुझे मैसेज करना है ये तोहफ़तुल हिंद किताब, अभी थोड़ी देर क्लास बाद। तोहफ़तुल हिंद 1675 के तसनीफ़ किए जाने से उस दौर में दिल्ली में ब्रज भाषा की अहमियत और मकबूलियत का अंदाज़ा होता है। तोहफ़तुल हिंद ब्रज भाषा की कवायद है, जो मिर्ज़ा खान ने गालिबन मुग़ल शाहज़ादों को हिंदी पढ़ाने की गरज से फ़ारसी ज़ुबान में लिखी थी। ये किताब लिख लीजिए आप लोग। मिर्ज़ा खान की किताब है तोहफ़तुल हिंद, किस काम के लिए लिखे थे, ये दावा दलील में सवाल आएगा, बहुत मुश्किल होगा। मुग़ल शाहज़ादों को हिंदी पढ़ाने के लिए। चलिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ब्रज भाषा को नवाहे दिल्ली की तमाम बोलियों में एक ख़ास मर्तबा हासिल था। हर अहले इल्म उसकी अहमियत और मकबूलियत से वाकिफ़ था। लिहाजा मोहम्मद हुसैन आज़ाद मुतवफ़ा 1910 का उर्दू को ब्रज के साथ मंसूब करना कोई ताज्जुब खेज़ अम्र नहीं। मसूद हुसैन खान ने ये बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि आज़ाद ने महज रिवायतन ब्रज को उर्दू का माखज बताया, क्योंकि ये हकीकत है कि आज़ाद माहिर अलसना नहीं थे। यानी ज़ुबान के माहिर नहीं थे। हमारे यहाँ तो सब कोई सब चीज़ का माहिर है। वह नवाहे दहली के बोलियों के नाजुक इख्तलाफात से भी वाकिफ़ न थे। इसलिए उन्होंने अपने दावे के सबूत में न तो कोई दलील पेश की और न ही लसानी हक़ाइक़ व शवाहिद से बहस की, और सिर्फ ये कह दिया कि हमारी उर्दू ब्रज भाषा हमारी उर्दू ज़ुबान ब्रज भाषा से निकली। हकीकत है कि इन्होंने अब हयात में लिखा, अब हयात एक तारीख़ की किताब है, और इन्होंने सीधे सीधे कह दिया इस बात को। तो आज के लिए इतना रहने दें। और देखिए, इधर जो मशगूलियत ज़्यादा चल रही है, तो अभी मैसेज भी आया था, अब मैं देखा नहीं हूँ।